इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर वक्फ बोर्ड, जिसके पास देश की राजधानी दिल्ली समेत इंडिया की ऐसी कई प्राइम लोकेशंस पर अवैध कब्जा है, जो एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आती है। दिल्ली में अग्रसेन की बावली हो या पुराना किला, महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ गोंदिया फोर्ट हो या बुल्डाना की फतेहखेड़ा मस्जिद, अब इन पर वक्फ बोर्ड का दावा खत्म हो जाएगा। यही नहीं, देश में ऐसे 256 राष्ट्रीय स्मारक है जिनका वक्फ के हाथ से निकलना तय माना जा रहा है। एएसआई के एक सीनियर ऑफिशियल ने भी इस बात को कंफर्म किया है। ये सभी एएसआई के द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक है जिन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर रखा है। ये सभी स्मारक वक्फ बोर्ड को कभी दान में नहीं मिले। इन पर वक्फ बोर्ड के दावे का सिर्फ एक ही आधार है कि इसे पहले कभी मुस्लिम धर्म के लोग इस्तेमाल करते थे, इसलिए वक्फ बाय यूजर नियम के तहत वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी प्रॉपर्टी बता दिया। अब वक्फ संशोधन बिल 8 अप्रैल को नया कानून बन चुका है, इसलिए नए कानून के तहत अगले 6 महीनों में वक्फ बोर्ड को अपनी सभी प्रॉपर्टीज की डिटेल और डॉक्यूमेंट्स एक सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अगर वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो सारी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद एएसआई के पास चली जाएंगी और उन पर वक्फ बोर्ड का दावा खत्म हो जाएगा। पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 6 महीने के बाद फिर से 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 साल में वक्फ बोर्ड के दावे खत्म हो जाएंगे। नए कानून के मुताबिक अगर प्राचीन स्मारक संरक्षित अधिनियम 1904 या 1956 के तहत कोई मोन्यूमेंट राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित है और वक्फ बोर्ड ने इसके बाद इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित किया हो, तो उसे एएसआई संरक्षित ही माना जाएगा और उस पर वक्फ बोर्ड का दावा खत्म हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर यह समझना होगा कि वक्फ बाय यूजर का क्या मतलब होता है और इस नए कानून से इस पर क्या फर्क पड़ेगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ सदियों पहले से नमाज की जा रही हो या मुस्लिम धर्म के लोग काफी सालों से उस जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस जगह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए उस जगह को वक्फ बाय यूजर बता दिया जाता है। अब इस नए बिल में कह दिया गया है कि वक्फ बोर्ड को अपनी सभी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, इसलिए अब कोई भी प्रॉपर्टी, भले ही उस पर मस्जिद भी क्यों ना हो, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी अगर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टीज पर वक्फ बोर्ड का दावा है, साथ ही वो एएसआई के संरक्षण में भी है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें जेपीसी की रिपोर्ट और एएसआई की रिपोर्ट को समझना होगा। जेपीसी की रिपोर्ट के एनेक्सर जी में ये पूरी लिस्ट है। इसमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का नाम एएसआई के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में भी ड्यूअल ओनरशिप का जिक्र किया है। इसमें टोटल 256 राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट मिली। दिल्ली में अग्रसेन की बावली लिस्ट में 22वें नंबर पर है, पुराना किला 30वें नंबर पर है। इसमें लिखा है कि पुराना किला इंद्रप्रस्थ के पेड़ों से घिरी सड़कें, गार्डन किला, कोहना मस्जिद और कई एंट्रेंस भी एएसआई के रिकॉर्ड में है। इन्हें वक्फ बोर्ड भी अपनी प्रॉपर्टी बताता है। 212वें नंबर पर महाराष्ट्र के गोंदिया प्रतापगढ़ फोर्ट का जिक्र है। जब एएसआई से महाराष्ट्र के नागपुर सर्कल में वक्फ की प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी गई तो उसमें बताया गया कि इस सर्कल में राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित कुल 94 स्मारक है। इनमें से 5 को वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बताता है। इनमें गोंदिया का प्रतापगढ़ फोर्ट, बुल्डाना की फतेहखेड़ा मस्जिद, रोहिनखेड़ा मस्जिद और वर्धा का कोनार किला और अकोला का बालापुर फोर्ट शामिल है। अब सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के स्मारकों की। जब एएसआई से जानकारी मांगी गई कि वक्फ बोर्ड ने अग्रसेन की बावली को लेकर अपने रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है, तो उसमें से हमें यह जानकारी मिलती है कि वक्फ बोर्ड ने इसे मस्जिद हैली रोड के नाम से लिखा है। 16 अप्रैल 1970 को वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित किया था। यहाँ पर मस्जिद और बावली दोनों एक ही साथ हैं, दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं और मस्जिद की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर लगे एएसआई के बोर्ड में अग्रसेन की बावली का इतिहास लिखा है, उस पर मस्जिद का भी जिक्र है। बोर्ड पर लिखा है कि बावली का निर्माण अग्रवाल समुदाय के पूर्वज राजा अग्रसेन ने करवाया था। इसके पश्चिम में 3 एंट्री गेट वाली एक मस्जिद है जिसे 4 खंभों पर बनाया गया है। इसकी छत व्हेल मछली की पीठ की तरह है और दीवारों पर चैत्य आकृति की नक्काशी है। जब यहाँ पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया कि क्या मस्जिद में नमाज होती है, तो इसके जवाब में सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि वो पिछले कई सालों से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मस्जिद में नमाज नहीं होते देखी। और आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ मस्जिद में कभी नमाज नहीं होती। इसके बाद हम चलते हैं दिल्ली के पुराना किला में। एएसआई के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पुराना किला में कोहना मस्जिद है। इसी आधार पर 16 अप्रैल 1970 को वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था, लेकिन यहाँ पर कितना एरिया वक्फ बोर्ड का है, इसे लेकर रिकॉर्ड में कोई भी जानकारी दर्ज नहीं है। जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से इसकी जानकारी मांगी गई तो पता चलता है कि 1970 में वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित होने के बाद इसका कई बार सर्वे हुआ। एरिया को लेकर कई मीटिंग्स भी की गई। मीटिंग्स के जरिए भी एरिया को लेकर बातचीत की गई, लेकिन किसी भी संबंधित सरकारी विभाग ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई। इसलिए ये कह दिया जाता है कि पुराना किला वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। जब ये पूछा गया कि वक्फ बोर्ड के पास इसके कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या नहीं, तो पता चलता है कि वक्फ बोर्ड के पास इस जगह को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है।
इसे वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया गया। दिल्ली के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र के स्मारकों की। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने एएसआई को अपनी प्रॉपर्टी की जो डिटेल्स भेजी है उसमें गोंदिया किले का भी नाम है। गोंदिया के प्रतापगढ़ किले को एएसआई ने 1922 में संरक्षित किया था, जिसे हिंदू राजा ने बनवाया था। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने जब 2004 में इसे अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज किया तो इसे ख्वाजा उस्मान गनी हसन दरगाह सोसाइटी प्रतापगढ़ बताया। असल में ये दरगाह और प्रतापगढ़ किला दोनों आसपास है, इसलिए कागजात में वक्फ बोर्ड ने प्रतापगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और इसे अपने रिकॉर्ड में दिखा दिया। इसी तरह महाराष्ट्र के वर्धा का पुनार किला भी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में है। एएसआई की रिपोर्ट में इसे 31 मार्च 1932 को संरक्षित स्मारकों में शामिल किया गया था। 5वीं शताब्दी में यह किला हिंदू राजा प्रवर सेना ने बनवाया था। एएसआई से मिले डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 2004 में वक्फ ने इसे अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। सैयद वाहिद अली के नाम से इसे महाराष्ट्र स्टेट गजट नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3747 पर घोषित किया गया है। तो ये तो कुछ ही स्मारकों की डिटेल्स है जिन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। देश भर में तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जिन पर अवैध कब्जा करके वक्फ बोर्ड इंडिया का 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर बना हुआ है। तो अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड किस तरह काम करता है। अगर किसी राष्ट्रीय स्मारक पर वक्फ बोर्ड या किसी और संस्थान की ड्यूअल ओनरशिप हो तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 1861 में एएसआई संस्थान बना। पहला एक्ट द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट AMPA 1904 में बना। इसके तहत बहुत से स्मारकों को संरक्षण मिला था। फिर देश की आज़ादी के बाद 1951 में संरक्षित स्मारकों की नई लिस्ट बनाई गई। अभी पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एएसआई के द्वारा संरक्षित स्मारक करीब 3696 है। अभी हाल ही में जेपीसी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें वक्फ बोर्ड और एएसआई की ड्यूअल ओनरशिप वाले स्मारक करीब 256 है। इसके अलावा भी देश में कई जगह मंदिरों और दूसरे धर्म के प्रतिष्ठानों में भी ड्यूअल ओनरशिप है। आमतौर पर होता क्या है कि ड्यूअल ओनरशिप में भी मेंटेनेंस का काम यानी स्ट्रक्चरल सुधार एएसआई ही करती है, लेकिन पूजा पाठ या दूसरे धर्म संबंधी काम दूसरे ओनर के पास होते हैं। लेकिन यहाँ पर ड्यूअल ओनरशिप में निश्चित तौर पर थोड़ी दिक्कतें तो आती है। फील्ड में काम करने वाले लोगों को ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती है। हालांकि कई बार धर्म से जुड़ी ड्यूअल ओनरशिप में साथ मिलकर करने से काम आसान भी हो जाता है। हालांकि कोई प्रॉब्लम आने पर कई बार लोग आपस में मीटिंग भी कर लेते हैं। अब नए वक्फ एक्ट में क्या बदलने वाला है और ये पुराने वाले एक्ट से कैसे अलग होगा, तो ये समझने के लिए जब वक्फ के केस देखने वाले एडवोकेट रईस अहमद से बात की गई कि नए एक्ट के आने से सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है, तो इसके जवाब में रईस अहमद का कहना है कि नए एक्ट में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब कोई भी व्यक्ति वक्फ की प्रॉपर्टी को अपना बताकर रिक्लेम कर सकेगा। मान लीजिए कि किसी के परिवार में दादा या परदादा ने कोई जमीन वक्फ के नाम कर दी थी, लेकिन अब उसकी नई पीढ़ी के लोग ये चाहते हैं कि वो जमीन उन्हें वापस मिले, तो ऐसे में अब वो कोर्ट जा सकेंगे। नया कानून बनने के बाद अब कोर्ट में बहुत ज्यादा केस आने वाले हैं। लोग अब सिविल कोर्ट भी जा सकेंगे। इससे कोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ जाएगी। फैसला आने में ज्यादा दिक्कतें हो सकती है क्योंकि ट्रिब्यूनल में वक्फ के जानकार होते थे। सिविल कोर्ट में इसे समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नए कानून का सबसे ज्यादा असर किस तरह पड़ेगा और क्या बदलाव होने वाला है, इसके जवाब में डॉक्टर कैसर शमीम कहते हैं कि नए कानून के मुताबिक अब कलेक्टर के सीनियर अधिकारी यानी कमिश्नर वक्फ मामलों का सर्वे करेंगे। नए कानून में अब कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर इसके खिलाफ दावा कर सकेगा। अगर वो दावा करता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो इसे संज्ञान में लेकर कमिश्नर जांच करेंगे और जब तक जांच चलेगी तब तक उस प्रॉपर्टी पर वक्फ का अधिकार नहीं रहेगा। वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी पर कुछ नहीं कर सकता है और ये जांच कब तक चलेगी इसकी भी कोई तय समय सीमा नहीं है। मतलब फैसला आने में सालों लग सकते हैं। ऐसे में अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी में कोई किराएदार रह रहा हो और वो उस संबंध में कमिश्नर के पास जाकर ये दावा कर दे कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस पर फैसला आने तक उसे वक्फ बोर्ड को कोई किराया भी नहीं देना होगा।